नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और इस संदर्भ में कई सारे बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि सर राजस्थान का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय हमारे पास कौन कौन से स्रोत होने चाहिए या हम किन पुस्तकों से इस राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ें ताकि जो आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न वर्तमान में बदलता हुआ हमें दिखाई देता है उस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार अपनी हम तैयारी को जारी रख सकें। हम केवल कई बार क्या होता है गाइडों की ओर जाते हैं, गाइड में जो बातें होती पढ़ते हैं, हालांकि उसमें भी अच्छी बातें होती हैं और वो भी हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, लेकिन क्योंकि वर्तमान के अंदर बहुत सारा बदलाव पेपरों की प्रकृति में आ रहा है तो ये बात हमें राजनीति विज्ञान के उस परिणाम ने और पुष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो तैयारी करने का तरीका है, पढ़ाई करने का जो तरीका है उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो हम कुछ क्लासों के अंदर हमारे अध्ययन की प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए, हमें उसकी प्रकृति में क्या बदलाव करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम राजस्थान की परीक्षाओं की बात करते हैं और राजस्थान की परीक्षाओं में राजस्थान का इतिहास कहीं ना कहीं आपके आता है हर प्रकार के, चाहे वो आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आरएस मेंस जैसे आपके एग्जाम हो जो लिखित होते हैं, उनमें राजस्थान के इतिहास की भूमिका आपको दिखाई देगी। तो राजस्थान के इतिहास को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाएं ताकि हमें अधिक से अधिक बेहतर परिणाम हमें नजर आए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, जब आप राजस्थान के इतिहास को आप पढ़ें तो एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि अधिकांश, देखिए वैसे ये कोई तरीका तो नहीं है लेकिन फिर भी एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि चाहे हम भारत का इतिहास पढ़ें, चाहे विश्व का इतिहास पढ़ें, चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़ें, हमने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आपके आधुनिक काल। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि किस प्रकार से काल का डिवीजन हुआ है और किस प्रकार से वर्तमान में, जैसे पहले की परीक्षाओं में आपके मध्यकाल के बारे में ज्यादा सवाल पूछते थे, वर्तमान में आपके प्राचीन और आधुनिक काल से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें जब पता होगा कि किस काल के लिए कौन सी पुस्तक बेहतर है, किस काल से हमें प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, किस काल को हमें ज्यादा वेटेज देना है, ये पता नहीं होगा तब तक हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी तैयारी है वो पूरी नहीं हो सकती। तो अगर हम सामान्य चर्चा करूं तो जो राजस्थान में जैसे मान लीजिए आपके पाषाण काल है, पाषाण काल से लेकर जो आपके राजपूत वंश की जो उत्पत्ति है वहां तक की जो प्रक्रिया है उसको हम प्राचीन काल में रखते हैं, उसको हम आपके प्राचीन काल में रखते हैं। इसके बाद में जो आपके राजपूतों के विभिन्न वंश हैं, उन वंश से लेकर हमारे यहाँ पर जो मराठा आक्रमण हुए हैं, या जो फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में जो ब्रिटिशों का आगमन हुआ है, वहां तक हम इसको मध्यकाल बोल सकते हैं। सामान्य तौर से कहें राजाओं का जो इतिहास है वो हमारे मध्यकाल में आता है। फिर आपके ब्रिटिशों से लेकर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वहां का काल हम आधुनिक काल में रखते हैं। ये काल हमने मध्यकाल में रखा और यह काल हमने आधुनिक काल में रखा। इस प्रकार से हमने, ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी हमने मोटे मोटे रूप से हमने राजस्थान के इतिहास को 3 कालों में विभाजित करके आपने देख लिया है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप ग्रेड फर्स्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या 2013 से पहले जब आरएस की तैयारी करते थे तब सब्जेक्ट वाइज पेपर होते थे, तो उस समय हमें राजस्थान के इतिहास जुड़ी हुई कई किताबें पढ़नी पड़ती थी और ग्रंथ अकादमी या कोई एक अच्छे लेखक जिनकी पकड़ है राजस्थान के इतिहास में, जिन्होंने शोध कार्य की है राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में, उनकी पुस्तकें हम पढ़ते थे। तो मैं आज उनकी पुस्तकों की भी चर्चा करूंगा और फिर आपको उनमें से कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक बार मैं पूरी कोशिश करूं सारे पुस्तकों का आपके नाम बता दूं, उनका जो कवर पेज दिखा दूं, ताकि फिर आप खुद भी अपना स्तर पर निर्णय ले सकते हो मुझे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं यहाँ पर खूब सारी पुस्तकें बताऊंगा, आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको उनमें से आपके जो उपयोगी है वही पढ़नी है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आपके लिए कौन कौन सी जो पुस्तकें उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले विद्यार्थियों, अगर मैं प्राचीन काल और मध्यकाल की बात करूं, क्योंकि अधिकांश पुस्तकें जिसमें प्राचीन काल आ रहा है उसमें मध्यकाल भी शामिल है, तो अगर मैं प्राचीन काल और मध्यकाल की पुस्तकों की बात करूं तो जो पहली पुस्तक मुझे नजर आ रही है विद्यार्थियों, वह पुस्तक है आपके गोपीनाथ शर्मा जी की। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप राजस्थान का प्राचीन काल और मध्यकाल अच्छे तरीके से देख पाएंगे। यह वह पुस्तक है, आप इस पुस्तक को मेरे हिसाब से देख पा रहे होंगे, राजस्थान के इतिहास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, ये यहाँ से आप प्रकाशित है और बहुत ही ये सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने से आप जो राजस्थान का जो प्राचीन काल है उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं
उसके लिए आप बेहतर अपनी जो एक समझ है वो विकसित आप कर सकते हैं। इसके साथ में जो दूसरी पुस्तक है इसी राजस्थान के प्राचीन और मध्यकाल के लिए, सभी आप इन नाम से परिचित हैं, हुकुमचंद जैन और श्री नारायण जी की पुस्तक। ये जो पुस्तक है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी छापती है, और श्री नारायण लाल माली जी की पुस्तक, ये जो साथ में है ये आपके लेखक, और ये ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक के अंदर प्राचीन काल भी है, मध्यकाल भी है, हमारे संस्कृति के, राजस्थान की संस्कृति के भी कुछ टॉपिक है, कुछ आपके आधुनिक काल की भी बातें की गई है। तो आप इसको पढ़ें, ये पुस्तक भी आपको राजस्थान के प्राचीन और मध्यकाल के लिए अच्छी आपको जानकारी दे सकती है। दोनों कालों के बाद में अगर मैं आधुनिक काल की पुस्तकों के बारे में बात करूंगा तो हमारे यहाँ पर खूब सारे नाम आएंगे। देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि जो आपके आज से 5 या 7 साल पहले जब आपके प्रश्न पत्रों की प्रकृति होती थी उसमें मध्यकाल और प्राचीन काल का जो आपके वेटेज ज्यादा होता था, आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न थोड़े से कम आते थे। आज के अगर मैं प्रश्न देखूं तो मध्यकाल से जैसे मान लीजिए 25% प्रश्न ही आएंगे, बाकी जो 75% सवाल होते हैं वो प्राचीन काल और आधुनिक काल में बंटे हुए होते हैं, और उन 75 में से ही आप देखोगे अधिकांश हिस्सा आपके आधुनिक काल का होता है। जो हमारे 1857 की क्रांति है, उसके बाद हमारे जनजातीय आंदोलन है, किसानों के आंदोलन है, हमारे एकीकरण की प्रक्रिया, हमारे प्रजामंडल आंदोलन है, जो हमारे क्रांतिकारी घटनाएं हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो आधुनिक काल में आते हैं उनसे आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आधुनिक काल के लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं? ऐसी पुस्तक हमें पता होनी चाहिए जो हमें अधिक से अधिक नॉलेज दे, अधिक से अधिक हमें जानकारी दे, और वो भी बेहतर तरीके से जानकारी दे, तथ्यात्मक नहीं, उसके साथ अवधारणात्मक जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली पुस्तक है वह पुस्तक विद्यार्थियों हिंदी ग्रंथ अकादमी की आपकी पुस्तक है, आरपी व्यास की पुस्तक। ये 2 खंड में है, खंड 1 और खंड 2। ये पुस्तक मेरे हिसाब से आधुनिक काल के राजस्थान में सबसे बढ़िया पुस्तक है। अगर इस पुस्तक का अगर मैं आपको कवर पेज दिखाऊं तो विद्यार्थियों ये आपके राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के वर्ध इतिहास खंड 1, और इस पुस्तक में बड़े ही अच्छी तरीके से आपके चीजों को समझाया गया है। मुगल काल के प्रभाव से लेकर देखिए विद्यार्थी, इसमें राजस्थान की सामंती व्यवस्था तक अच्छी तरीके से बातें बताई गई है। जो इसका खंड 2 है वह भी देखिए विद्यार्थियों बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, और इसमें फिर आपके हमारे संधियों से लेकर राजस्थान के एकीकरण तक बड़े ही सुंदर तरीके से आपके इस पुस्तक को आपके लिखा गया है। कि दोनों पुस्तकें बड़ी हैं, लगभग इसमें मेरे साथ दोनों पुस्तकों को मिला दे तो 1000 पेज हो जाएंगे, लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने से एक बात होते हैं कि फिर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से पुस्तक लिखी गई है। मैं इसी पुस्तक का सारा लेकर आपको पढ़ाता हूँ और मुझे सबसे बेहतरीन पुस्तक लगी है। इसके अलावा भारत के राजस्थान के आधुनिक काल के लिए गोपीनाथ शर्मा जी की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जो शायद अब मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं आपके ऑनलाइन मिल जाए तो एक अलग बात है। बहुत ही पुरानी पुस्तक है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की ओर से प्रकाशित है, और बहुत ही देखिए इसके फॉन्ट प्राचीन काल वाले, तो 20-25 साल पहले जो फॉन्ट होते थे किताबों के उस तरह से किताब लिखी गई है, लेकिन आधुनिक काल के अंदर ये बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है विद्यार्थियों आपके राजस्थान के अंदर है, कुछ राजाओं का इतिहास भी दिया गया है, फिर संधियां वगैरह दी गई है, टोटल राजनीतिक इतिहास, हमारे क्रांति, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और लगभग इसमें आपके 400 पेज की किताब है। बड़ी सुंदर तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक का भी आप सहारा ले सकते हैं। अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अलग बात है, मैंने तो 4-5 साल पहले खरीदी थी, तो आप इस पुस्तक का आप चयन कर सकते हैं और अच्छी पुस्तक है। इसके बाद विद्यार्थी डॉक्टर एम.एस. सेन, एक विश्लेषणात्मक आधार पर बहुत ही सुंदर पुस्तक। एम.एस. सेन जिनके बारे में आप पढ़ते हो कि इन्होंने भारतीय राजस्थान इतिहास में कई जगह नाम भी आता है इनका, और एम.एस. जैन महोदय ने भी आपके बड़े ही सुंदर तरीके से आधुनिक काल का राजस्थान लिखा है। और ये पुस्तक आपको तथ्य कम देगी लेकिन आपकी एक समझ विकसित करेगी कि किस तरह से हम किसी भी क्रांति को, किसी भी घटनाओं को दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से लिखी गई है। आप अगर राजस्थान के इतिहास में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। एक छोटी सी पुस्तक और है जो मुझे बड़ी पसंद है और अक्सर मैं इसको पढ़ते रहता हूँ, वो है आपके बी.एल. पनगड़िया साहब की पुस्तक। बी.एल. पनगड़िया साहब की पुस्तक है और ये आधुनिक काल के लिए लिखी गई है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। इसमें भी आपके राजस्थान का जो आधुनिक काल का इतिहास है बड़ा ही सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया है। इसमें चित्र भी दिए गए हैं, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें।
तो राजस्थान के आधुनिक काल का जो भाग है उसके लिए भी मैंने आपको खूब सारी पुस्तकें यहाँ पर बता दी है। अब आपके सामने समस्या क्या आती है कि जैसे राजस्थान के इतिहास से सवाल आने वाले हैं 10, तो क्या सर 10 सवालों के लिए हम 10 पुस्तकें पढ़ेंगे? मैं और भी आपको 5-7 पुस्तकों के नाम और बता सकता हूँ। तो क्या सर हम इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे? 10 सवाल आएंगे, कोई पता नहीं इनमें से आएंगे कि नहीं आएंगे। वर्तमान दृष्टि से ध्यान रखें, याद होगा कि नहीं होगा इतने सारे पेज। एक पुस्तक में 500 पेज है, तो 5000 पेज हमें कैसे याद होंगे? 4-5 हजार पेज हम कैसे याद करेंगे, वो भी 10 प्रश्नों के लिए? इससे अच्छा तो कोई गाइड पढ़ लें। तो विद्यार्थी मेरा ये कहना है कि मैंने तो केवल आपको पुस्तकों के नाम बताए कि किस काल के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी है। अब आपको इनमें से कोई एक ही पुस्तक का चयन करना है। जैसे अगर मुझे चयन करना होता तो मैं पाषाण काल, राजपूत वंश या मध्य काल के लिए इस गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक उसका चयन करता, और फिर आधुनिक काल के लिए फिर मैं आर.पी. व्यास जी सर की पुस्तक का चयन करता। फिर 3 पुस्तक पढ़ता तो मेरा पूरा राजस्थान आपका कंप्लीट हो जाता। पर कई बार विद्यार्थी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर इन किताबों में भी नहीं है, समस्या ये हो जाती है। फिर दूसरी बात, इसमें भी देखें तो 1000 पेज ये हो जाएंगे, 500 पेज हो जाएंगे, 1500 पेज हो जाएंगे, और इसके बाद हमें राजस्थान के संस्कृति वाला टॉपिक भी क्लियर करना है, तो ये भी समस्या कि सर हम इन पुस्तकों को भी नहीं पढ़ सकते। तो कोई ऐसी एक पुस्तक बताओ जो गाइड के रूप में भी हो और जो पुस्तक के रूप में भी हमारे काम आ जाए। तो अगर हम इन पुस्तकों के अलावा गाइडों की बात करेंगे तो जो गाइड है हमारे राजस्थान में, जैसे एक गाइड चलती है आपके लक्ष्य की, दूसरी जो गाइड है वो है प्रथम प्रकाशन, जिसे हम पेनोरामा के नाम से भी जानते हैं, वो आती है। इन दोनों ने भी राजस्थान के इतिहास को अच्छी तरीके से लिखा है। लेकिन जिस पुस्तक का मैं सुझाव देना चाहता हूँ, ऐसी पुस्तक जिसमें आपके प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और राजस्थान की जो कला और संस्कृति है बिल्कुल 100% आपके इसमें से कवर हो जाएगी, वह पुस्तक है विद्यार्थियों आपके पप्पू सिंह प्रजापति सर की। पप्पू सिंह प्रजापति सर की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में आपको प्राचीन काल भी अच्छे तरीके से बताया गया है, मध्यकाल भी अच्छे तरीके से बताया गया है, आधुनिक काल भी अच्छे तरीके से बताया गया है, और यहाँ तक राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को भी बड़े सुंदर तरीके से बताया है। और वह ये पुस्तक है, इसका ये पहला एडिशन था। हालांकि मैंने तो इसको इतनी बार पढ़ लिया कि अब ये जर्जर अवस्था तक पहुंच गई है, लेकिन अब इसका नया एडिशन भी आने वाला है। मैं विद्यार्थियों किसी बुक को बेच नहीं रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो आपको कह रहा हूँ। राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो फिर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है, तो पप्पू सिंह प्रजापति सर की जो पुस्तक है बड़ी अच्छी लिखी गई है, और पिछले 1-1.5 साल में जो भी प्रश्न आए हैं 99% जो सवाल इसने कवर किए। तो आप इन पुस्तकों को पढ़े, पहले खुद आप देखें, मार्केट में जाएंगे तो आप खुद पहले इन सारी पुस्तकों को देखें। ये सारी पुस्तकें तो मैं कह सकता हूँ हमारे राजस्थान के आधार स्तंभ है। इनको पढ़ने से हमारी समझ विकसित होती है। और जो पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक है, वो पुस्तक इन्हीं पुस्तकों का आधार लेकर ही लिखी गई है, तो उसमें इनका सार भी है और उसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे। ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप किताबों को और जाना चाहते हैं तो गोपीनाथ शर्मा वाली पुस्तक पढ़िए आधुनिक और मध्यकाल के लिए, आधुनिक काल के लिए आर.पी. व्यास सर की पुस्तक पढ़िए। अगर आपको दूसरा में तीनों पुस्तकें नहीं पढ़नी, हमें गाइड पढ़नी है, तो फिर गाइड तो फिर आपको पप्पू सिंह प्रजापति सर की पढ़नी है। ये ठीक है, हम इसको गाइड भी नहीं बोल सकते, इसमें किताब का रूप भी है, किताब की तरह इसमें समझाया भी गया है। तो आप जो केवल गाइड भी नहीं बोले, ये किताब है प्रॉपर आपकी है, जिसमें खूब सारी अच्छी अच्छी बातों को इसमें आपको संकलन किया गया है। बड़ी जरूर है, 1000-1200 पेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी किताब, आप इसको पढ़ें। उसका नया एडिशन भी आएगा तो उस पर आप वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान के संदर्भ में जितने भी आपके किताबें हैं उनकी बात कह दी है। अब आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ। सर केवल पढ़ने से क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी कोई आप अच्छी किताब बताइए, तो फिर मैं आपको वही नाम लूंगा। पप्पू सिंह प्रजापति की एक वस्तुनिष्ठ आपका आती है राजस्थान के संदर्भ में, बड़ी अच्छी है। उसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, उसके आंसर दिए गए हैं, फिर उनकी व्याख्या भी की गई है। उसमें PYQ MCQ बड़े सिलसिलेवार और विषय वस्तु वो आपके टॉपिक के अनुसार दिए गए हैं, तो आप उसको एक बार लें। उसके अलावा भी आप मार्केट में देखें, खूब सारी पुस्तकें हैं वस्तुनिष्ठ। तो जैसे दिशा की भी आती है, दिशा की भी जो वस्तुनिष्ठ है वो अच्छी है, आप उसको भी ले सकते हैं। और पप्पू सिंह प्रजापति वाला सरवार जो वस्तुनिष्ठ वो भी आप बढ़िया है, आप उसको भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक लें। मैं आपके पप्पू सिंह वाली प्रजापति सर वाली पुस्तक को देखता हूँ, कई बार अच्छी तरीके से लिखी गई है। दिशा वाली भी है मेरे पास, उसको भी देखता हूँ, वो भी अच्छी तरीके से लिखी गई है। दोनों ही आप देखें और आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लें और फिर उस पुस्तक का आप चयन करें। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी जो पुस्तकें हैं काल खंड के अनुसार कौन कौन सी हैं वो सारी बता दी है। ऑथेंटिक्स बुक्स है, मूल किताब ही नहीं बोलते हैं, ये पढ़िए आप। और इनमें से अगर आप गाइड की ओर जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने बता दिया। लक्ष्य की गाइड भी ठीक है, प्रथम प्रकाशन पेनोरामा गाइड भी ठीक है, पप्पू सिंह प्रजापति सर वाली जो पुस्तक वो भी ठीक है। और मूल किताबों के अंदर कौन सी पढ़नी चाहिए भी मैंने आपको बता दी है।
ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एक इतिहास के अभ्यर्थी होने के नाते सारी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, और समय कम है हमारे पास, तो कम समय में हमें कम से कम वो चीज़ तो पढ़नी चाहिए जिनसे अधिक से अधिक आपके सवाल आ जाए। तो मेरे हिसाब से पुस्तकों के संबंध में अब आपकी कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि भाई हमें पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। अब इन पुस्तकों को पढ़े कैसे, हमारी क्या रणनीति हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन पुस्तकों की सूची देखने के बाद में जो अगली हमारी समस्या है, सर हम पढ़े कैसे। आज एक बच्चा यूट्यूब पर तरह तरह के वो आपकी वीडियो देख लेंगे और 10 वीडियो देखने के बाद भी उसके मस्तिष्क में फिर से एक बात जीवित रह जाती है कि सर हम पढ़े कैसे। सर हम पढ़े कैसे, इस चीज की जानकारी लेने के लिए ही तो उसने 10 वीडियो देखे हैं, और 10 वीडियो देखने के बाद भी उसके मन मस्तिष्क में फिर से वही प्रश्न दौड़ रहा है कि सर हम पढ़े कैसे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम है। आप किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे, आप किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। आपकी जो निर्णय क्षमता है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, कहीं ना कहीं आपके उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की आधुनिक काल के विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। तो जब हमें एक बार सारे स्रोतों का पता लग चुका है तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने तैयारी की, तो तैयारी के लिए हम सबसे पहले पता होना चाहिए स्रोत क्या क्या होना चाहिए, तो बात कर ली हमने। दूसरा हमारे क्या सारे स्रोतों को पढ़ना है क्या, तो नहीं, हमें केवल एक स्रोत पर ही भरोसा रखना है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि अगर आप मूल किताबों की ओर जाएंगे तो गोपीनाथ शर्मा और आरपी व्यास सर की पुस्तक पढ़ें, और अगर आप थोड़े से मतलब कला और संस्कृति को भी साथ में रखना चाहते हैं, थोड़े से फैक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने आपसे कहा कि आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक पढ़ें, वो भी पुस्तक आपके लिए बेहतर है। तो हमारे 2 प्रश्नों का आपके हल निकल चुका है कि हमारे पास स्रोत क्या हो, हल निकल चुका है, हमें किस स्रोत पर भरोसा करना है, ये भी हमारे एक आपके हल निकल चुका है। अब विद्यार्थियों जो हमारी अगली समस्या ये आती है कि आखिरकार हम नोट्स बनाएं या फिर इन पुस्तकों को पढ़ें, कि केवल इन पुस्तकों को पढ़ते रहें या फिर अपने कोई नोट्स भी बनाएं साथ साथ में। तो विद्यार्थियों मेरा ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 10 साल हो गए राज की सेवा के अंदर, उससे पहले मैंने भी 2-3 साल तैयारी की है, तो उस अनुभव का आधार पर बता रहा हूँ। केवल पुस्तकों को पढ़ते रहने से कभी भी आप पुस्तक का सही और गहन विश्लेषण और अध्ययन नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, किसी जैसे एक टॉपिक है, उस टॉपिक को सबसे पहले आप पढ़ें। जैसे आपने पुस्तकों से उस टॉपिक को पढ़ लिया, अब आपने कोई कोचिंग को ज्वाइन कर रही है तो उसी टॉपिक के आपने नोट्स पढ़ लिए, और फिर आप इन दोनों का मिश्रण करते हुए खुद के नोट्स बनाए। इस प्रकार से नोट्स बनते हैं। पहले आपने कोई पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ने के बाद अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, किसी कोचिंग आपका नोट्स है, तो उस नोट्स का आपने पढ़ लिया, क्योंकि कोचिंग के नोट्स भी बढ़िया है होते हैं आजकल के, और वो भी अपडेटेड होते हैं, तो आप दोनों को पढ़ो। दोनों को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसी टॉपिक खुद के नोट्स बढ़ाओ। अब बार बार आप अपने खुद के नोट्स ही पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल अपने नोट्स से पढ़ो। बार बार एक ही तरीके का अध्ययन करते रहोगे तो वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। जिस प्रकार एक छुट्टी होने के बाद में बालक स्कूल से घर जाता है और लगातार उसी एक दिशा से जाता है, बार बार हर रोज उसी दिशा से गुजरता है, तो उसका घर का जो मार्ग है अच्छी तरीके से याद हो जाता है। अगर उसकी आंख पर पट्टी बंदी रहेगी तो भी लगभग अपने घर के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हमें फिर एक ही चीज को बार बार दोहराव करना है। कितनी बार दोहराव करें, कितनी बार रिविजन करें, तो ये कोई निश्चित नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा कि सर मैंने 20 बार रिविजन कर दिया, तो मैं कहता हूँ कम है, इसमें एक और ऐड करो, 21 बार रिविजन करो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैंने 40 बार रिविजन कर लिया, तो भी मैं कहता हूँ कम, उसमें एक बार और जोड़ो, इसको 41 बार करो। रिविजन कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, रिविजन बार बार होना चाहिए, बार बार तो होना चाहिए रिविजन। सर पर करें कैसे, तो भी तय कर लीजिए आप। सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो जैसे आपके पहले दिन से लेकर 5 दिन तक आप अध्ययन करें। 5 दिन आप किसी भी विषय वस्तु को अध्ययन करें, फिर छठे और 7वें दिन इसका आप रिवीजन करें, और इस रिवीजन के साथ ही इसी टॉपिक के पीवाईक्यू और जो एमसीक्यू होते हैं उसे आप निकालिए, तब जाकर आपका एक टॉपिक पूरा होगा। हम एक टॉपिक कब पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक कब पढ़ते हैं, कभी उनका रिवीजन नहीं करते हैं, कभी एमसीक्यू नहीं करते हैं, कभी पीवाईक्यू नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं सर हिस्ट्री हार्ड है। हिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, ये कोई ऊपर से बनाए सब्जेक्ट नहीं है, ये भी मानव द्वारा निर्मित ही आपके विषय है, और इस विषय को भी समझा जा सकता है, इस विषय पर भी गहन अध्ययन किया जा सकता है। समस्या ये है कि हमें वो गहन अध्ययन करने का तरीका पता नहीं है। एक टॉपिक लीजिए, उसको आपने 5 दिन 2-3 टॉपिक 5 दिन पढ़ लिया, उन सारे टॉपिकों का छठे और 7वें दिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के साथ उन टॉपिकों को पीवाईक्यू एमसीक्यू कीजिए, तब जाकर वो आपका टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा। ऐसे करते करते दोहराव करते करते जब किसी टॉपिक को आप 4-5 बार पढ़ते हो, तो फिर उसकी जो प्रकृति होती है, उसके अंदर जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट होती जाती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो आपके स्थित एक प्रकार से होती जाती, स्थिर हो जाएगी। फिर आप कहीं किसी टॉपिक को आपके भूलेंगे नहीं।
फिर इसमें एक समस्या ये आती है सर कि जैसे हमने रिवीजन भी कर लिया, तो कई बार टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो फिर एमसीक्यू निकालें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या करें, तो वो आपके व्यक्तिगत निर्णय है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी कोई खराब नहीं है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा के अंदर 4 महीने का समय, तो केवल आप शुरुआत के 3 महीने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो अंतिम महीना होता है, उस अंतिम महीने के अंदर ना तो कोई यूट्यूब पर वीडियो देखें, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कुछ नहीं करना है। उस 1 महीने के अंदर आप वही चीजें बार बार पढ़े जो आपने 3-4 महीने पहले पढ़ी है। अंतिम 1 महीने में कभी भी कोई नई चीज नहीं पढ़ी जाती है, कभी भी कोई नया मार्ग नहीं ढूंढा जाता है। उसी चीज को बार बार पढ़ा जाता है, उसी चीज को बार बार समझा जाता है, तब जाकर आप एक प्रकार से तैयार हो पाओगे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये सारी बातें पढ़ी है। स्रोत कौन से होने चाहिए, उन स्रोतों में सबसे बढ़िया स्रोत कौन से हैं, उनको किस प्रकार हमें पढ़ना है, किस प्रकार नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी ध्यान रखें। नोट्स थोड़े से शॉर्ट्स होने चाहिए, आपके संक्षिप्त नोट्स होने चाहिए। संक्षिप्त नोट्स होने से अच्छा है कि उनका रिवीजन बार बार होगा। परीक्षा के 1-2 दिन पहले भी अगर आप बैठोगे तो सारे नोट्स का रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किताब की तरह आप नोट्स लिखना शुरू कर दिए तो आप उसको एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स थोड़े से संक्षिप्त होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। मार्केट से आप नोट्स ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अपनी पुस्तकों के साथ पढ़ो, फिर उनके खुद के नोट्स बनाओ और फिर आप रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, एमसीक्यू करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। लेकिन ना करो भी चल जाएगा, टेस्ट सीरीज कोई जरूरी नहीं है। आज से 4-5 साल पहले टेस्ट सीरीज चलती भी नहीं थी, उस समय भी बच्चे एग्जाम क्लियर करते थे। हमने कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, हमने भी एग्जाम क्लियर किया ही है। फिर भी आप करते हो अपने अनुभव के लिए, मान लीजिए अपने अंदर कोई आत्मविश्वास जगाने के लिए, तो कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों पहले, 20-25 दिन पहले, कम से कम 1 महीने तक आप किसी प्रकार टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें, किसी प्रकार के स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं देखें, किसी प्रकार की वो मैराथन क्लासें नहीं देखें। जो आपने 3-4 महीने पढ़ा है, एक कमरे में बंद हो जाइए और उसी चीज को बार बार पढ़िए, तो तब जाकर आप अपना आपको सफल मान सकते हैं। एक समझ ये आती है सर 3 काल है, तो हमें किस काल को ज्यादा महत्व देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आधुनिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन और मध्य काल की तुलना में ज्यादा सवाल आप किस काल से आते हैं, आपके आधुनिक काल से आते हैं। 10 सवाल आ रहे हैं राजस्थान के इतिहास से, तो 6 सवाल आपको आधुनिक काल से मिलेंगे। तो आधुनिक काल को आप ज्यादा पढ़िए, ये हमारे ज्यादा वर्तमान में काम आ रहा है। कला संस्कृति के लिए मैंने साथ बता दिया है, एक पुस्तक है आपके पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक है, आप उसको पढ़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा राजस्थान सरकार की 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो बड़ा चर्चा के विषय बनी हुई है, वह भी अपने पास होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पुस्तक बताई है ना आपको, उनमें उनका सार आ जाएगा, अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं सर उस पुस्तक को क्या करें, एक कक्षा 9th में पुस्तक आती है, एक कक्षा 10th पुस्तक आती है। कक्षा 9th में आती है आपके राजस्थान के इतिहास, और शायद कक्षा 10वीं में आती है राजस्थान की कला और संस्कृति। ये 2 पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों का अभी वर्तमान में बड़ा आपके चर्चा के विषय बनी हुई है। किसी भी सरकारी विद्यालय में या फिर किसी भी आप स्टेशनरी दुकान पर जाएंगे तो 9th और 10th की राजस्थान इतिहास जुड़ी दोनों पुस्तकें मिल जाएगी। बिल्कुल छोटी छोटी पुस्तकें हैं, 50-50, 60-60 पेज लिखे हुए हैं, लेकिन उन पुस्तकों में कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है। जैसे आरपी व्यास की जब आप पुस्तक पढ़ोगे आधुनिक काल की, तो इन पुस्तकों में सारी बातें आ जाएगी, अलग से कुछ नहीं है। और इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से मेरे हिसाब से 4 या 5 दिन लगेंगे। तो अगर कहीं मन में कहीं वो शंका नहीं हो कि और बच्चों ने पढ़ दिया और हमने नहीं पढ़ा, तो आप इन पुस्तकों को एक बार देख सकते हैं और 4-5 दिनों में आप इन पुस्तकों को क्लियर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजस्थान की हमने पुस्तकें देखी, उनमें कौन से स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण हमने देख लिया, उन स्रोतों कैसे पढ़ना हमने देख लिया, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, रिवीजन का क्या महत्व हमने देख लिया, टेस्ट सीरीज संबंध में हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए हमने देख लिया। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके जो रणनीति है वो अच्छी रहेगी और सफल रहेगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इतनी सारी पुस्तक बता दी, तो उसका अंतिम उत्तर यही होगा, पुस्तकें बताना मेरी ड्यूटी है। अब उन पुस्तकों में से किसका चयन करना है वो आपका अधिकार है। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है और आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से बात और आपके अच्छी तरीके समझ में आएगी। अब अगली कक्षा में हम किसी और ऐसे विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।